टॉपिक डालो। पेंटोनिक वर्जन वाला जो हमारी डिस्पर्जन फोर्स होती है, अरे अब बात नहीं, जो डिस्पर्जन फोर्स होती है, अच्छा डिस्पर्जन फोर्स क्या फोर्स होती है बताया था क्या डिस्पर्जन फोर्स के बारे में आप लोगों को? बताया था। डिस्पर्जन फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें हम लोग मानते हैं कि कभी ऐसा होगा जब इलेक्ट्रॉन ऐसे कहानी वाली बताई थी ना कुछ कभी होगा, ठीक है। तो डिस्पर्जन फोर्स कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्पर्जन फोर्स डिपेंड करती है। ध्यान से पहला हम पढ़ रहे हैं मोलर मास को लेकर। किसको पढ़ रहे हैं? मोलर मास। आपको बताया गया कि जो डिस्पर्जन फोर्स होती है इसको हम लोग लंदन फोर्स ही बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? लंदन फोर्स। जैसे मान लो एक CH3 है, सॉरी CH4, CH3, CH3, CH2, CH3, ये मैंने बनाया यहां पर ब्यूटेन। तो मेरे को ये बताओ इसमें से सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा? नीचे वाले का ऊपर वाले का? मोलर मास नीचे वाले का, हाँ। उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। यानी अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव कर रहा हूं तो मोलर मास मेरा क्या होता है? इंक्रीज। और ध्यान से सुनना, अगर मोलर मास इंक्रीज होता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा होता है? इंक्रीज। और अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो डिस्पर्जन फोर्स भी हमारी इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब क्या है, जो डिस्पर्जन फोर्स है वो मोलर मास आप किस रिलेशन में रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मोलर मास बढ़ेगा तो डिस्पर्जन फोर्स भी क्या होगी? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो डिस्पर्जन फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी फोर्स, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फोर्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। ऐसा कभी होगा जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, प्रोटॉन इधर होंगे और एक डाइपोल बन जाएगा और फोर्स ले जाएगी, हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोलर मास के ऊपर। कैसे बढ़ती है? डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अगर मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने के साथ साथ डिस्पर्जन फोर्स भी क्या होगी? हमारी इंक्रीज। क्लियर हुआ? ओके, लिखो इसे फटाफट। सेकंड देखो, सेकंड हमारा है ब्रांचिंग। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है CH3 पेंटेन लिख रखा है। हाँ सेकंड पार्ट है उसका, ये मान लो लिखा पेंटेन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, सेम फॉर्मूला, सेम नंबर ऑफ कार्बन वगैरह होंगे ना। कितने कार्बन? 5 कार्बन। ये इसका क्या होगा? एक आइसोमर होगा। क्या होगा? आइसोमर होगा ना। और इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ये भी इसका क्या होगा? पेंटेन का आइसोमर। क्लियर हुआ? लेकिन तीनों में फर्क क्या है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, इसमें एक ब्रांच निकल रखी है, इसमें कितनी ब्रांचें हैं? 2 ब्रांच। क्लियर हुआ? मतलब जब मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं तो ब्रांचिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले कोई ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, मतलब नीचे आने पर ब्रांचिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब मुझे ये बताओ, ये मान लो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कार्बन लगे हैं, तो इसको पैक करना आसान हो कि ऐसे पकड़ोगे स्ट्रेट कार्बन आराम से पैक कर दोगे। अब मान लो उसी स्ट्रेट कार्बन में एक अलग से निकल रही चीज, तो ये तो पैक हो जाएगा, ये बाहर निकला रहेगा, ये पैक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसी की बात करें, इसमें 3 तो पैक हो जाएंगे लेकिन एक पैक नहीं हो पाएगा। आपको समझना क्या है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को पैक करना क्या होता है? आसान होता है, लेकिन किसी भी एक ब्रांचड कंपाउंड को पैक करना क्या होता है? मुश्किल। क्लियर हुआ? तो जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, क्या होती है? ब्रांचिंग इंक्रीज होती है। अब समझ ध्यान से, ये कैसा है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। अगर ध्यान रखना सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा सरफेस एरिया फैला हुआ है ना, अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। अब पहले सरफेस एरिया 5 था, अब कितना हो गया? 4। सरफेस एरिया यहाँ पर कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया ना, कम हो गया। हाँ। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पर सरफेस एरिया और हो गया ना भाई। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? पहले फैले हुए थे, आपने यहाँ पर रखा, सरफेस एरिया कम, एक और रख दिया, सरफेस एरिया और कम। क्लियर हुआ? क्या समझना है कि ब्रांचिंग के इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगी
तो डिस्पर्जन फोर्स भी हमारी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ। मोलर मास के साथ डिस्पर्जन फोर्स कैसा रिलेशन रखती है, डायरेक्ट। और डिस्पर्जन फोर्स ब्रांचिंग के साथ कैसा रिलेशन रखती है, इनवर्स। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो डिस्पर्जन फोर्स क्या होगी, घटेगी। क्लियर हुआ। स्ट्रेट लाइन को, किसी भी एक स्ट्रेट कार्बन चेन को, एक स्ट्रेट कार्बन लाइन को पैक करना क्या होता है, आसान होता है, लेकिन किसी ब्रांच वाले को पैक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्लियर हुआ। जिसमें मान लो कोई सीधा सीधा आदमी है, उसको मना लोगे आराम से किसी भी काम के लिए, वही टेढ़ा आदमी उसको मनाना क्या होगा, मुश्किल होगा, मुश्किल होता है ना। तो ये कैसे आदमी है, टेढ़े आदमी, यहाँ से भी ये दिक्कत है, यहाँ से भी दिक्कत है, इनको मानना क्या होता है, मुश्किल होता है। और एक स्ट्रेट लाइन में सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो डिस्पर्जन, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो डिस्पर्जन फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम तो डिस्पर्जन फोर्स क्या होगी, कम। क्लियर हुआ। फटाफट टॉपिक डालो, गैसियस स्टेट। इस चैप्टर में हम लोग गैस के बारे में 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गैस का मास, एक पढ़ेंगे वॉल्यूम और एक पढ़ेंगे प्रेशर। मास, वॉल्यूम और प्रेशर। क्लियर हो। गैस के बारे में क्या क्या नॉलेज लेंगे, मास, वॉल्यूम और प्रेशर। पहला मान लो हम पढ़ रहे हैं मास। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस। ठीक है। मैंने आपसे बोला कि जो कंटेनर मेरे पास है और उसके अंदर जो गैस भरी हुई है, कंटेनर और उसका गैस दोनों का मास मैंने आपसे बोला x। क्या बोला, x किसका मास है, कंटेनर का भी और उसके अंदर जो गैस भरी है उसका भी मास है। मैंने आपसे बोला कि सिर्फ कंटेनर का मास मैंने आपसे क्या बोला, y। सोचो ध्यान से, ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस। कंटेनर प्लस गैस दोनों का मास कितना है, x। और सिर्फ कंटेनर का मास कितना है, y। तो अगर मैं आपसे गैस का मास पूछूं तो कैसे निकलेगा, x माइनस y। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है। कंटेनर और गैस का कितना है, x। सिर्फ कंटेनर कितना है, y। तो गैस का कितना होगा, x माइनस y। निकल गया गैस का मास। ऐसे ही आपको एग्जाम में निकालना है। अगर आपको ये बोले कंटेनर का मास ये है और गैस का भी इतना है तो आप निकाल सकते हो आराम से गैस का मास। क्लियर हुआ। कोई डाउट, लिखो इसे। सेकंड देखो, सेकंड हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम। गैस की वॉल्यूम कैसे निकालनी, जैसे मान लो दोबारा से कंटेनर ले रही हैं और इसके अंदर गैस भरी हुई। ठीक है। मान लो मेरा एक कंटेनर है, मेरा सिलेंडर शेप का। कैसी शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है ये। ठीक है। कौन सी शेप का है ये, सिलेंडर। मैंने आपसे बोला कि भाई इसके अंदर जो गैस भरी हुई है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, मुझे पता करके बताओ। एक बात बताओ, जो इस सिलेंडर की वॉल्यूम होगी वही तो गैस की वॉल्यूम होगी, क्योंकि जितना सिलेंडर की वॉल्यूम है उतना ही तो गैस के अंदर आ सकता है। किस ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा। कम भी तो हो सकता है, कम तो हो सकता है। हम मैक्स पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है। जितना सिलेंडर की वॉल्यूम उतने उसकी क्या होगी, गैस की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही किसकी वॉल्यूम होगी, गैस। अब जौन सी शेप का हो लगा देना फॉर्मूला। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ। फेमस है ना तो यूट्यूब पे ऐसे होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर होता है ना, लिखो इसे, होगा तुम वही फेमस यूट्यूब पे। और किसका वॉल्यूम, गैस का मास पता कर लिया, वॉल्यूम पता कर लिया, उसके प्रेशर देखो। मुझे भी क्या था प्रेशर का फॉर्मूला, नहीं पता, तू बता ना। नहीं पता। अरे चुप रहो। और सब नहीं। गैस क्या होता है, पहले वीडियो बस करो पहले, वेस्ट ज्यादा हो जाएगी ना फिर। तुम लोग मुझे बता सकते हो। प्रेशर जो है गैस का प्रेशर मेजर के लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं भाई। प्रेशर का फॉर्मूला जो ऑनलाइन देखने में बताया था उनको, प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया तो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया।
संजय मास्टर को आता ही नहीं, फट से बने थे बच्चे को मार रहा है। ठीक है, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक हमारा होता है मैनोमीटर, एक हमारा होता है बैरोमीटर। क्लियर हुआ? जो हमारा बैरोमीटर होता है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। कौन सा मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुआ? जो गैस लगा रही होती है। और जो मैनोमीटर है ये हमारा किसी भी प्रेशर को मेजर करता है इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लियर है? अच्छा, ये यूज करने वाला। क्लियर है? अगर किसी बंद डब्बे में वो प्रेशर मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लोगे? मैनोमीटर। अगर किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है कौन सा लोगे? बैरोमीटर। क्लियर हुआ? इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है जिसे हम बोलते हैं मरकरी। क्या होती है? मरकरी। डिटेल में पढ़ाएंगे आपको फ्लूइड चैप्टर में, ठीक है? वहां से देख लेना से बढ़िया से। अभी लिख लो बस, फिजिक्स में चैप्टर का फ्लूइड पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, तो गैस का मास कैसे निकालते हैं? कंटेनर में से कंटेनर प्लस गैस में से किसका मास कर दे माइनस? कंटेनर का। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो कंटेनर की वॉल्यूम वही किसकी वॉल्यूम होगी? गैस की। और प्रेशर कैसे निकालते हैं? मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर को यूज करके। क्लियर है? अगला हमारा जो टॉपिक है, हमारी एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन। उस इक्वेशन को आने के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन को आने के लिए हमारे बहुत सारे लॉज को यूज किया गया है। तो वो उन गैस लॉज को हम पढ़ेंगे भी ध्यान से। गैस के कुछ लॉज होते हैं, अगर कोई भी गैस इन लॉज को फॉलो करती है तो वो हमारी बनती है आइडियल गैस। क्या बनती है? आइडियल। जैसे आइडियल फ्लूइड होता है ना, आइडियल फ्लूइड होने के लिए कुछ कंडीशन होना जरूरी होता है। उसी तरीके से आइडियल गैस होने के लिए हमारा कुछ कंडीशन होना जरूरी होता है। वो कंडीशन क्या है कि उसे उन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। पहला लॉ हम पढ़ रहे हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ। अब ध्यान सुना भाई, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बोलते हैं कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हो, किसी भी गैस को ऑब्जर्व करते हो, बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर है वो हमारा वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। क्लियर हुआ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर हुआ? क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमारा प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्स। क्लियर हुआ? ये हमारा कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। और जो ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात है, अगर कहीं भी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंडीशन। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। क्लियर? मुझे स्कूल वाला लग रहा है। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा प्रेशर वॉल्यूम से कैसा रिलेशन रहता है? इनवर्स। इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोथर्मल कंडीशन। क्लियर है? कौन सा लॉ है ये? बॉयल्स लॉ। अच्छा, लिखो इसे यहाँ पे पहले। चलो ठीक, कोई बात नहीं। कोरोना का है। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किस कंडीशन पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अच्छा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या बोला मैंने इसको? ठीक है, यहाँ से मैं पीवी इक्वल टू के बोल सकता हूँ। क्लियर है? आप ध्यान से ये बताओ, ये प्रेशर जो हमारा है वो वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन में, इनवर्स में? इनवर्स में। लेकिन जो ये प्रेशर है वो 1/v के साथ किस रिलेशन में है? डायरेक्ट में। भाई प्रेशर वॉल्यूम में इनवर्स में है, लेकिन 1/v के साथ कैसा है? डायरेक्ट। तो एक बात, अगर मैं प्रेशर का, अगर मैं प्रेशर का और 1/v का ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं वही प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनेगा? इनवर्स। डायरेक्ट वाला ना, कुछ भी क्या इनवर्स में ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है? हाँ, ये देखो ऐसा। तो ये हमारा इनवर्स है। हाँ, ये देखिए, ऑक्सीजन थोड़ी बढ़ता है। ये पागल है। वो तो यूज होता है। लेकिन इसके अंदर भी लोग कैसे सरवाइव करते हैं? तो वहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन चलता रहता है पूरे दिन में। तो वो खिड़की खोलेगा, ऑक्सीजन आएगा। हाँ। खिड़की खोला, ऑक्सीजन आएगा।
इसमें मजा आएगा। ठीक है भाई, आसन ध्यान से। पीवी इक्वल टू के होता है ना, हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मैं मास अपॉन वॉल्यूम बोल सकता हूँ? या यही होती है। अच्छा, यही होती है। यहाँ से वॉल्यूम को मैं मास अपॉन डेंसिटी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रखूं m अपॉन डी इक्वल टू के आ जाएगा, जो यानी यहाँ से मैं पीएम इक्वल टू के डी बोल सकता हूँ। अरे पीएम केडी नाटक, केडी याद है क्या? हाँ, अदालत वाला। अब से वाली तो है केडी। रैम डी ले लो। दारू भी डेट देते हैं, दारू डेट। पीएम पीएम इक्वल टू केडी। मोदी जी केडी हो गए। नरेंद्र मोदी। हाँ, अलग केडी इधर रिलेशन में आ गए ना। नरेंद्र मोदी। अच्छा, I know तो बोलता के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है वो। कांस्टेंट है। एम का मतलब क्या होता है? मास। मास। मास तो कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर और डेंसिटी में कैसा रिलेशन आएगा? डायरेक्ट। आप सुनो ध्यान से, अगर डेंसिटी बढ़ेगी प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा अपने आप ही। डेंसिटी घटेगी तो प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा। अगर आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा? एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा। प्रेशर कम होगा। कम होगा। क्यों? वेरी गुड, सुनो ध्यान से। तभी तो क्योंकि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती है। एयर इज लेस डेंस और डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही कम है। हो रही है। डेंसिटी कम होने के साथ साथ प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम कम हो होता जाता है। है। क्लियर हुआ? ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से ही आप लोग ऊपर सांस नहीं ले पाते, क्योंकि एयर होती ही नहीं। नीचे यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एयर यहाँ पर आपको सांस लेने के लिए मिल रही है। ऊपर जब जाते हैं, चढ़ते हैं पहाड़ वगैरह पर, तो डेंसिटी वहां पर क्या होती है? एयर की कम हो जाती है, जिससे प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो तो चल सकते हैं, उछल सकते हैं। अरे हवा उड़ते हैं दोस्तों, ग्रेविटी आई है, आप ग्रेविटी पार करते उड़ो। ठीक है, तो डेंसिटी कम होने के साथ प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। तभी इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड सिकनेस। तभी आपने देखा जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे वगैरह चढ़ते हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन मास्क को लेकर जाते हैं। ठीक है ना, वो क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन मास्क को लेकर जाते हैं। और ऑक्सीजन मास्क जो हमारा होता है, उसकी वजह से वो लोग वहां पर एयर वगैरह लेते हैं। क्लियर हुआ? ऊपर क्या होता है? प्रेशर कम होता है, जिससे एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एयर वहां पर क्या होती है? कम होती है सांस लेने के लिए, इसलिए वो अपने घर से लेके क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। लिखो तो एक बार में याद हो गया। हाँ, याद है। अरे हमारे इसमें से कुछ कटा वटा नहीं है क्या? सेकंड देखो, चार्ल्स लॉ। मैंने पढ़ा सिलेबस। मैं सब पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं पता तो थोड़ा। सब पढ़ाऊंगा। सब पढ़ा तो दोगे, हम मना भी अब ये बताओ आगे पहले बता दो। क्या क्या कटा है? मेरे को खुद नहीं पता, बाकी मैं क्या करना है, मैं पढ़ा दे जा रहा हूं बस। नहीं, लॉस तो आ रहे होंगे, इतना कंफर्म है, लॉस तो आ रहे हैं सारे आ रहे हैं। सही बात है, उनके बिना चैप्टर। अरे सुनो, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ बोलता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो? प्रेशर को कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आती है। क्लियर हुआ? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसकी एक इक्वेशन हमारे पास रहती है, इक्वेशन आप समझनी है, ये कैसे आया समझते हैं भी। V नॉट प्लस 2 V नॉट बाय 273 इंटू टी। देखो इसका मतलब है वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका? वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर। इसका मतलब है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और VT का मतलब क्या है? वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर, चाहे 273 ले लो चाहे कुछ भी ले लो। इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस में जो भी वॉल्यूम होगी, सबने क्या बोला? V नॉट। यहां से V नॉट कॉमन आ सकता है, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस टी बाई 273। क्लियर है? V नॉट टी प्लस 273 डिवाइड बाई 273 बोल सकता हूं मैं इसको। क्लियर है? अगर आप किसी एक बात, अगर आप किसी भी टेम्परेचर में 273 ऐड करते हो तो वो टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। क्लियर है? क्लियर है? नीचे क्या रहेगा? 273 इज इक्वल टू क्या है हमारा? VT। आप सुनो ध्यान से, 273 हमारा क्या है? कांस्टेंट। V नॉट का मतलब क्या है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस।
भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम में क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो वॉल्यूम में और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन आ गया, और ये हमारा कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन में होगी, डायरेक्ट रिलेशन में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। क्लियर है, लिखो इसे। इसके ड्रॉबैक चलो मुझे मीटर से तो डोरेमोन रहेगा तो मैं मीटर से आराम से मिल जाऊंगा। ऐसे ऐसे दरवाजा खोल के भी उसे बंदे बता फट पाऊंगे इसकी बीटीएस बात कर क्या क्या कर बिहाइंड द सीन। ये काटा गया अरे है, कोई मतलब नहीं है। देखो एक हमारी टर्म होती है एब्सोल्यूट जीरो। तीस को उसका बोलते हैं। देखो एब्सोल्यूट जीरो हमारा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर गैस की वॉल्यूम जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। मान लो अगर मैं टी की वैल्यू 273 लेता हूं तो मुझे कोई ना कोई वॉल्यूम मिलेगी, लेकिन अगर मैं उसी टेम्परेचर को माइनस में ले लूं तो ये बताओ Vt का फॉर्मूला क्या होता है, V नॉट प्लस V नॉट बाय 273 इंटू टी। क्लियर है, V नॉट प्लस V नॉट बाय 273 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, -270। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। V नॉट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, वॉल्यूम क्या आ जाएगी, जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जहां पर गैस की वॉल्यूम क्या होती है, जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। लिखो इसे। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, जो हमारी एयर होती है, जैसे मान लो कभी कहीं शादी वगैरह होती है तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं चूल्हा वगैरह जल रहा होता है तो दूर से आपको लगता है कि जैसे चूल्हा गैस जल रही है, उसके ऊपर की जो एयर है वैसे आपको ब्लो करते हुए दिखाई देती है ना, वो नाल वगैरह बनते हैं ना। देखा कभी, अबे तंदूर कभी देखा अरे है, हाँ समझ गया ना? कौन सा सीन जब मैं कहता हूँ तंदूरी रोटी, हाँ तंदूरी रोटी। पर लिखता है, दिख रहा है। आपको एयर ऐसे वो ऐसे वो ऐसे सा होता है ना कुछ, वो उसको क्या कहते हैं, बारबेक्यू के नहीं उसको क्या कहते अरे हैं, जिसके अंदर भट्टी जलती है यार, वो 3 डिब्बा होता है, 3 का डिब्बा होता है ना। बारबेक्यू नहीं बोलते, वो बारबेक्यू उसके अंदर वो लगी रहती है, यही मारूंगा फेंक के, बाहर में कुछ नहीं होता हूँ। अरे ठीक है, वीडियो चल रही है भाई, कैसे फेमस हो गई यूट्यूब पे, ऐसे फेमस हो गई। एयर जो हमारा होता है, अच्छा, तो जो जहां पर भी चूल्हा वगैरह जल रहा होता है उसके ऊपर की जो एयर होती है वो कैसी होती है, हॉट एयर, हॉट होती है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो हॉट एयर है, जो हॉट एयर है वो ब्लो करने के बाद ऊपर उड़ जाती है ना, मतलब चूल्हा जल रहा है, ऊपर एयर कैसी हो गई, जलने के बाद जो यार समझिए चूल्हा है उसके ऊपर एयर है वो हॉट हो गई, हॉट होने के बाद क्या वो ऊपर उड़ जाती है। ध्यान सुना कि जो हमारी हॉट एयर होती है, क्या होती है हमारी हॉट एयर, इसकी डेंसिटी होती है कम। क्या होती है, क्लियर है। अगर डेंसिटी कम है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, अगर मान लो किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो भारी होगा हल्का होगा, भारी होगा, और भारी से जल्दी ब्लो करेगी, कम ब्लो करेगी, कम करेगी ना। इसकी डेंसिटी कैसी है, कम है, तो ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी ना। इसलिए चूल्हे के ऊपर जो एयर होती है वो कैसी होती है, हॉट, डेंसिटी से क्या हो जाती है, कम, डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर ब्लो करती हुई दिखाई देती है। उसके आसपास की एयर होती है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर होती है, क्या होती है हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, इसकी जो डेंसिटी होती है वो हॉट एयर से क्या होती है, ज्यादा। तो ये ब्लो नहीं करती है, वहीं की वहीं रहती है। जो हॉट एयर होती है, मान लो सिर्फ यहीं पर चूल्हा जल रहा है तो सिर्फ उसी की एयर की, उसी के ऊपर की जो एयर है वही आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, उसके बगल की एयर वैसी की वैसी रहेगी। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल एयर है, उसकी डेंसिटी हॉट एयर से क्या है, ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं है। क्लियर हुआ, ये छोटा सा कंसेप्ट है। तो अब समझना कि अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हो, क्या करते हो, किसी भी एयर को हीट करते हो, तो एयर हीट होने के बाद करती है एक्सपेंड, क्या करती है, एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के साथ उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्लियर हुआ, एयर हीटिंग के साथ क्या होती है, एक्सपेंड करती है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्लियर हुआ, नोट करो इसे। ओके क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।